अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। मेरा बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा बेटा, आज क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स है उस मैथ के अंदर हम अपनी जो रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी, तो उसमें हम पहले 5 क्वेश्चन कर चुके थे पिछली वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसमें कहता है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान में दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जैसे कि कहा है कि 4 और 5 दो नंबर हैं, इनके दरमियान का नंबर फाइंड करना है। अब आपको ना दरमियान के नंबर का एक रूल पता होना चाहिए। जो भी दो नंबर दिए गए हों, उन दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो। मिसाल के तौर पर एक फर्ज कर लेते हो, हमारे पास एक नंबर है 3, एक नंबर है 5। मैं क्वेश्चन है कि इसके दरमियान में जो नंबर आ रहा है उसको फाइंड करें। तो उसका बेसिक रूल ये होता है कि इन दो नंबर्स को ऐड करो। 3 + 5 ऐड किया और डिवाइडेड बाय क्या करना है आपने? 2 करना है। अब 3 + 5 क्या होता है? 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो इन दोनों के दरमियान में नंबर कौन सा आ रहा है? 4। सवाल भी यही है, फाइंड द टू रैशनल नंबर। अब वो कहता है दरमियान में कोई दो रैशनल नंबर होंगे, उनको फाइंड करो। अच्छा, रूल एक ही है, दोनों नंबर्स को ऐड करो जिनके दरमियान का नंबर फाइंड करना है और 2 पे डिवाइड कर दो। रूल समझ में आ गया? अब मैं लिखता हूँ, मेरे पास जो नंबर हैं दो, वो कौन कौन है? 4 एंड 5 दो नंबर है। अब रूल क्या था? 4 + 5 इन दोनों को ऐड करो और किस पे डिवाइड कर दो? 2 पे डिवाइड कर दो। अब जब इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है? 5 + 4 9। 9 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब अब 4 और उसके बाद 9/2 और उसके बाद 5, मतलब 4 और 5 के दरमियान में नंबर कौन सा आ गया? 9/2। लेकिन उसने तो कहा है कि दो फाइंड करके दें। अब आपकी मर्जी है, आप क्या करो? 4 और 9/2 को चूज करो, इनके दरमियान का नंबर फाइंड कर लो, या 5 और 9/2 को चूज करो और इनके दरमियान का नंबर फाइंड कर लो। मैं पहले दो को ऐड कर लेता हूँ कि पहले दो नंबर चूज करता हूँ, 4 ये वाला प्लस 9/2। ठीक है। अब ये दो नंबर चूज किए। रूल क्या था? दो नंबर्स को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अब ओवर फ्रैक्शन आ रही थी, मैं यहाँ पर साइन डाल देता हूँ डिवाइडेड बाय 2। रूल तो वही है ना। अब दो नंबर्स हैं, एक फ्रैक्शन है एक नंबर है, प्लस का साइन है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा? 2 एलसीएम बनेगा। अब 2 एलसीएम बना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। अब 1 आके 2 पर डिवाइड हो तो 2 बनता है। 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 8 बनेगा। प्लस यही 2 आके 2 पे डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? 1। 1 1 बचता है ना। 1 जाके ऊपर वाली वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9। डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है बेटा आपके पास? 2 चल रहा है, ऐसे ही। अब देखें, 8 + 9 कितना होता है? हमारे पास 17। 17/2। अब डिवाइडेड बाय क्या चल रहा था? 2। अब 17 डिवाइडेड बाय 2, इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है। इसके नीचे 1 था तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। अब 17 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 17 डिवाइडेड बाय 2/2 क्या हो गया? 4। अब देखें, ये जो नंबर 17/4 आया वो किन किन के दरमियान था? 4 और 9/2 के दरमियान था। तो मैं सबसे पहला नंबर लिखूंगा 4। उसके बाद 4 और 9/2 के दरमियान में नंबर कौन सा आया? 17/4। फिर उसके बाद आएगा 9/2, फिर लास्ट में आएगा 5। तो 4 और 5 के दरमियान में जो दो रैशनल नंबर बने वो 17 और 9/2 थे। तो उसने सवाल कहा था कि दो रैशनल नंबर बताओ, तो हमारे पास ये दो रैशनल नंबर आ गए। ठीक है मेरे बेटा, तो ये हमारा क्या है? आंसर है जी। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 में उसने सिखाया सिंपल, आपको सिंप्लीफाई करके दें जो नीचे पार्ट दिया गया। अब पार्ट को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 5 है और अंदर वैल्यू x⁻15, y 35 और z 20 है। अब मैंने ऐसे करना है कि आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर इंडेक्स, ये फर्ज करो n और x⁻n, इंडेक्स और पावरें सेम हो जाएं तो ये आपस में कट आउट होती थी, तो आंसर सिंपल क्या आता था? x। तो ये वाला रूल लगेगा यहाँ पर ना। अब कोशिश करनी है, यहाँ पर x⁻15 है तो किसी तरीके यहाँ पर 5 बनाया जाए, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। क्यों 5 बनाना है?
क्योंकि इंडेक्स हमारे पास 5 है। अच्छा बनाएंगे कैसे इसको देखो ना, मैं सबसे पहले एक दफ़ा क्वेश्चन लिखता हूँ। अब उसमें देखें, उसने ना इंडेक्स बन गया ये 5, अब x है, x की पावर बाहर तो रख दी 5 क्योंकि 5 तो चाहिए। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 बन जाए, तो वो बनता है 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 15। सेम यही काम करते हैं। y है ना, y की पावर बाहर तो रखो 5 क्योंकि बाहर हमें 5 चाहिए ताकि हम कट कर दें। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 35 बन जाए, वो बनता है 7। अब 5 7 ज़र क्या होता है 35। अब z है, बाहर मैं रखता हूँ 5 क्योंकि 5 तो चाहिए। अब किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 बन जाए, वो बनता है 4। सिंपल ना। अब मैं इन सब के इंडेक्स और ये अलग अलग कर देता हूँ। ये जो x है x क्यूब और उसकी पावर 5, इंडेक्स आ गया 5, यही इंडेक्स इसके साथ बिल्कुल सेपरेट कर देता हूँ। y की पावर 7 और होल पावर क्या आ गई बाहर 5, और यहाँ पर भी इंडेक्स क्या आ गया 5 ओवर, इसको भी सेपरेट कर देता हूँ। सेपरेट किया, z की पावर 4 और होल पावर क्या थी 5 और इंडेक्स क्या था 5। अब रूल के मुताबिक इंडेक्स और पावर अगर सेम हो जाए तो जो नीचे वैल्यू बचती है वो बचेगी। अब इंडेक्स और पावर यहाँ पे सेम है तो बचेगा कौन, x की पावर 3 बचेगा, है ना। ये और ये तो कट गए ना आपस में, तो क्या बचा x की पावर 3। यहाँ पे ये 5 और 5 कटेंगे तो बचेगा कौन, y पावर 7। और नीचे क्या बचेगा आपके पास, 5 5 से कट गया तो z पावर 4। इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि ये x है, y है, z है, सेम होते तो चलो हम प्लस माइनस कर भी लेते पावरों का। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन की, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें। अब सेकंड पार्ट में उसने वैल्यू इंडेक्स पे रखी है 3 और अंदर है 27 और बाहर पावर है 2x। सेम, बड़ा सिंपल सा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, इंडेक्स तो आ गया 3। अब यहाँ पर 27, मुझे यहाँ कहीं पे ना पावर 3 में चाहिए, तो 3 में सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि 27 इसके फैक्टर बना लिए जाएं। तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 3 की पावर 3 और बाहर क्या, 27 की जगह आ गया 3 की पावर 3, बाहर क्या आ रहा है 2x आ रहा है। अच्छा, इंडेक्स के ये जो रेडिकल साइन है इसके नीचे जो पावर्स होती हैं इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। आगे पीछे मतलब लिखने का मतलब ये हुआ कि ये 3, अब 3 की पावर 2x, 3 की जगह पर 3 को बाहर, तो मतलब दोनों का सेम होता है। 2x मैंने अंदर रख दिया, बाहर रख दिया 3। बाहर रखने का मकसद ये था कि ताकि पावर और इंडेक्स की वैल्यू ये आपस में कट आउट हो। तो मेरे पास जब ये कट जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 की पावर 2x। अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह आप थर्ड पार्ट देखें इसका। अब थर्ड पार्ट के अंदर उसने वैल्यू दी है आपको कि 6, फिर ब्रैकेट में 3, फिर बाहर लिखा हुआ है n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। अब देखें कि 6 है, 6 को तो छेड़ते नहीं है, तो 3 की पावर n माइनस n प्लस 3 की पावर n+2 है। तो मैं ब्रैकेट की जगह पर मैं यह ऐसे लिख देता हूँ, 3 की पावर n+2 की जगह पर अब मैं लिखने जा रहा हूँ 1+1। वजह क्या है, मैंने ना जब यहाँ पे 2 देखा ना तो नीचे देखा कि n की पावर n के साथ क्या आ रहा था, n+1। 3 की पावर n+1 सबसे छोटी वैल्यू पावर ये है। तो यहाँ पर 2 प्लस n+2 था, तो मैंने 2 की जगह पर मुझे चाहिए था 1, तो मैंने 1+1 लिख दिया डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1। या आप अभी इसको 2 ही रहने दो, अभी ना छेड़ो, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसको। माइनस ये तो हो गया सारे का सारा क्वेश्चन दोबारा लिखा गया, देखो लेकिन अब नोट करना गौर से। 3 की पावर n इधर भी है, 3 की पावर n इधर भी है, 3 की पावर n इधर भी है।
साथ 2 भी है 1 भी है, लेकिन हम क्या करते हैं इनको सेपरेट कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट की जब मतलब मल्टीप्लाई होता है 3 की पावर n अलग लिखता हूँ, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 अलग लिखता हूँ। n अपनी बेस को लेकर साइड पे हुआ, 2 अपनी बेस को लेकर साइड पे हुआ। सेम ऐसे ही n अपनी बेस को लेकर साइड पर होगा, मल्टीप्लाई 1 अपनी बेस को लेकर साइड पर हुआ, माइनस क्या आ गया 3 की पावर n। अब यहाँ देखें 3 की पावर n और 3 की पावर n दरमियान में माइनस है। अगर 3 की पावर n को मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू में एज इट इज लिख रहा हूँ, ओवर 3 की पावर n मैंने ले लिया कॉमन। 3 की पावर n कॉमन लूँ तो यहाँ पे बचता है 3 की पावर 3 माइनस ये 3 की पावर n सारे के सारा कॉमन चला गया, पीछे किसको छोड़ के गया 1 को। अब ये 3 पावर n कट गया, अभी बच कौन गया 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 क्या होता है 9 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 चला जाए तो क्या बचता है 2। अब 9 6 हजार कितना हुआ 42, 42 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 21। ठीक है, तो इसके मैं आंसर आपको चेक करवा देता हूँ। हमारे पास जो आंसर बन रहे हैं चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज के, देखिए पहला आंसर हमारे पास बना था 3 की पावर x, x की पावर 3, y, x की पावर 3, y और z4। ठीक है, दूसरे का आंसर बन रहा है 3 की पावर 2x, 3 की पावर ये देखिए 2x, और लास्ट में हमारा क्या आंसर बना 6 9 9 5 जार 45, 9 6 जार 54, 9 6 जार 54 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 2 जार 4 और 2 7 जार 14, तो 27 आंसर बनता है। ये फायदा होता है ना आंसर मैच करने का, ठीक है ना, तो 27 आंसर बनता है। डन, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। जी तो मेरे बेटा अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर। अब मतलब ताक अदद ऐसे 3 ऐसे ताक अदद देखने हैं कि जिनको हम जब अगर सम करते हैं ना, उनका जमा उनको प्लस करते हैं तो उनका आंसर 51 आता है। उन 3 ताक अदद को ऑड नंबर्स को ऐड करें, कंसेक्टिव है। कंसेक्टिव का मतलब अगर पहला फर्ज करो 15 है तो अगला 17 होगा, उससे अगला 19 होगा, 15 17 19 इस तरह के 3 जो तरतीब से हों। तो वो 3 नंबर ढूंढ रहे हैं, 3 कंसेक्टिव नंबर। तो हम सबसे पहले ना यहाँ पे लिखते हैं कि फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर वो हमारे पास है 2x प्लस 1। फर्ज करें 2x इस तरह ना, फर्ज करो मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, तो ये इसके बेस्ट तरीका होता है। तो जाहिर बात है अगर 2x प्लस 1 रखा है तो जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर वो हमारे पास आएगा 2x प्लस 3, फर्स्ट 3। फिर थर्ड नंबर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 2x प्लस 5, 135 की तरतीब से चलाया मैंने। तो अब इन 3 नंबर्स हमने जो फर्ज किए हैं, इन 3 नंबर्स का सम करें ना, अगर उनको ऐड करें, मतलब 2x प्लस 1 ये पहला नंबर प्लस हो दूसरा नंबर जो कि था 2x प्लस 3 प्लस हो तीसरा नंबर जो कि है 2x प्लस 5, इन तीनों नंबर्स को अगर जमा करें तो आंसर क्या आना चाहिए 51। तो अब नंबर 2x ये वाला, 2x ये वाला और 2x ये वाला टोटल हो गए 6x, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 51। अब हम क्या करते हैं 9 को उधर ले जाते हैं, 6x इज इक्वल टू 51, प्लस का 9 है माइनस का 9 हुआ, 6x इज इक्वल टू 59 में से 9 निकाल दो तो हमारे पास बनता है 42। ओके,
अब x इज इक्वल टू 42 पे 6 को डिवाइड करो तो x का आंसर क्या आता है हमारे पास, 42 पे 6 को डिवाइड करो तो x का आंसर आता है 7। ओके, अब पहला नंबर कौन था, वो था 2x प्लस 1, तो 2x की वैल्यू क्या निकली है 7 प्लस 1, तो ये बना 2 7 ज़ार 14, 14 प्लस 1, तो पहला नंबर हमारे पास निकला है 15। इसी तरह दूसरा नंबर कौन था 2x प्लस 3, तो 2x की जगह लिखें 7, 7 प्लस 3, तो 2 7 ज़ार 14, 14 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास 17। इसी तरह थर्ड नंबर लिखें 2x प्लस 5, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 प्लस 5, 14, 14 प्लस 5 क्या आ गया 19। तो जो हमारे कंसेक्टिव नंबर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 15, 17 और 19। इन तीनों को ऐड करो तो हमारे पास आंसर 51 ही बनता है। ठीक है, तो ये 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर उसने पूछे थे जो कि हमने बता दिया। ठीक है मेरे बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, तो अब्दुल्ला ने ना 96 बॉल्स उठाई एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, 2 टोकरियों में डालता है 96 बॉल्स को। जो 1 बकेट हैज 28 मोर बॉल्स, एक बकेट में 28 बॉलें ज्यादा होती हैं दूसरी वाली बकेट में जितनी बॉलें मौजूद है ना उनसे 28 बॉलें ज्यादा होंगी दूसरी बकेट में। फर्ज करो एक बकेट में कुछ बॉलें हैं तो दूसरी बकेट में उतनी जो बॉलें थी उनमें प्लस कर दो 28, तो 28 बॉलें ज्यादा हैं। तो पूछता है कि हाउ मैनी बॉल्स पर इन ईच बकेट, तो बताएं कि कितनी बॉल्स होंगी एक बकेट में। हम फर्ज कर लेते हैं, हम लेट करते हैं कि हमारे पास ना बॉल्स बकेट्स के अंदर है। मैं लिखता हूँ कि फर्ज करते हैं कि बॉल्स इन 1 बकेट उसको हम फर्ज कर लेते हैं x, और बॉल्स इन सेकंड बकेट या अदर बकेट तो वो फर्ज कर लेते हैं हम y। अब दोनों बकेट्स के अंदर जितनी बॉल थी ना तो उन टोटल को अगर सम करें तो वो कितनी बनती थी 96। तो x प्लस वाई दोनों बकेट्स की बॉल को ऐड करें तो वो उसका टोटल बकेट बॉल्स कितनी बनती थी 96। अब फर्ज कर लो कि अगर मैं x को यहीं रखता हूँ y उधर जाएगा तो y उधर जाके क्या हो जाएगा, और सॉरी सेकंड कंडीशन देखें। अब पहली बकेट जो ये तो आगे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 96 यहाँ तक। अब देखिए 1 बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। अब एक दूसरी बकेट जो सी है ना, जो सी दूसरी बकेट फर्स्ट करो y है उसके अंदर 28 बॉलें और ऐड की जाए, मतलब y के अंदर 28 बॉल्स अगर हम और ऐड करें तो ये सारी मिलके एक जो पहली बकेट है ना उसके बराबर होता है। पहली बकेट फर्ज करो x है, उसका हमें नहीं पता कितनी है। दूसरी बकेट जो कि y है उसने कहा y दूसरी बकेट के अंदर आप 28 बालें और ऐड करें, क्या हैज 28 मोर बॉल्स, तो 20 y के अंदर मुझे 28 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें मेरे पास जहां पर x लिखा हुआ है ना, मैं x की जगह पर ये x की वैल्यू लिख देता हूँ। x की जगह पर मैं लिखता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब जहां पर x लिखा होगा ना मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 इक्वेशन ये है। x की जगह पर आप y प्लस 28 लिखो, x की जगह पर लिख दिया y प्लस 28, आगे कौन है प्लस y इज इक्वल टू क्या आ गया 96। y प्लस y क्या हुआ बेटा हमारे पास 2y। अब 96 28 प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 96 में से 28 को माइनस करो तो वो बनता है 16 में से 8 गया तो 8 बचा।
यहाँ पर 9 में से 8 बच गया, 8 में से 2 निकालो तो 6। अब कैलकुलेटर पे करोगे तो 68 आंसर आएगा। अब y इज इक्वल टू 68 पर आप लाके 2 को डिवाइड कर दो, तो y का आंसर हमारे पास आएगा। अब 2 डिवाइडेड बाय 68 करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास 34। तो y जोन सी बकेट है ना उसमें बॉल्स हैं 34। अब दूसरी बकेट, अब ये जो x है ना यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई प्लस 28, ठीक है। अब x इज इक्वल टू वाई की जगह पर 34 लिखें उसकी वैल्यू, ये 34 प्लस डालें 28, x इज इक्वल टू 34 और 28 को ऐड कर दें तो वो क्या बनता है 62। अब दूसरी बकेट जो 62 वाली है पहली बकेट, उसके अंदर 68 बॉल्स हैं, 34 एक बकेट में है और दूसरी बकेट में 34 के अंदर 28 ऐड कर दो तो 62 बॉल्स बनती हैं। तो इन दोनों बॉल्स को अगर ऐड करो टोटल तो वो 96 बनती है। ठीक है मेरे बेटा, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके जी, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अब सलमा इन्वेस्ट करती है 3.5 लाख एक बैंक के अंदर, विच पेड जो वो बैंक उनको पे करता है सिंपल प्रॉफिट इस रेट पर 7.1/4%, वो हर साल इस अमाउंट का वो उसको पे करते हैं सलमा को। 2 साल के बाद द रेट इंक्रीज 7 से रेट बढ़ के 8% हो जाता है 2 साल के बाद। फिर कहता है कि फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। 7 साल के बाद उसके पास कितनी अमाउंट बन जाती है, रह जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये हमारा क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने इसको बताना है। अब देखिए कि पहले 2 साल में जो रेट था वो ये था, फिर 2 साल के बाद रेट बना ये, फिर टोटल 7 साल का टोटल प्रॉफिट बताना है हम लोगों ने। ठीक है, उस अमाउंट पे कितना प्रॉफिट बनता है। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो आप लिखें यहाँ पर हेडिंग डाल लें कि फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल के लिए क्या हुआ। अच्छा, उसमें जो प्रॉफिट जो प्रिंसिपल जो टोटल अमाउंट थी ना वो थी 3,50,000, ये आगे 3,50,000 उसके अमाउंट। उसमें रेट क्या दिया हुआ था वो 7 और 1/4% दिया हुआ था। तो आप इसको कर लें 7 4 28 प्लस 1 29 डिवाइडेड बाय 4%। अब 29 को 4 पे डिवाइड कर दो तो 7.25% बनता है। डन। अच्छा, टाइम कितना था पहले 2 साल के लिए 2 इयर्स टाइम था। डन। अब आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता था हमारे पास इंटरेस्ट रेट का, कि इंटरेस्ट रेट का जो फार्मूला होता था वो हमारे पास होता था PRT डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज में होता था ना। तो अब इसमें वैल्यू पुट करें, P की वैल्यू आपके पास 3.5 लाख थी, मल्टीप्लाई R कितना है आपके पास 7.25%, मल्टीप्लाई बाय T कितना था 2 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, ये काट दें, अब 3500 को इससे ज़रब दें। अब 3500 ज़रब इससे जब खाएगा तो हमारे पास बनेगा ये वाला 3500 नीचे वाला ज़रब 7.25 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास बनता है 14.5। अच्छा, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 50,750 रुपये, कि पहले 2 साल में उसको तो इंटरेस्ट जो मिल रहा था वो ये मिल रहा था। डन। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट रेट क्या हो गया था 8%, तो टोटल थे 7 साल, 2 साल बाद रेट बढ़ गया, अगले 5 साल रेट ये ही रहा। तो मैं लिख देता हूँ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। डन। अब उसमें प्रिंसिपल तो वही है आपके पास 3,50,000 हुआ, सही है। और रेट अब रेट देखो, इससे रेट क्या हो गया आपके पास 8% हो गया, 8% रेट हो गया। अब 8% रेट के बाद आपका जो टाइम कितना था वो आपका था 5 ईयर्स। कितना 5 ईयर्स। अच्छा, इसको 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो, वही PRT
और t डिवाइडेड बाय 100। अब I2 इज इक्वल टू P कितना था, 3,50,000। ज़रा R कितना है 8%, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था 5, डिवाइडेड में क्या आ गया 100। ये 2 ज़ीरो काट दो तो ये बनता है 3500 ज़रब 40। ठीक है, अब 3500 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बनता है 1,40,000। 1,40,000 क्योंकि 3 ज़ीरो तो ये हो गई ना, और 35 35 70 70 और 4 140। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपके पास I2। अब 5 साल के बाद जो प्रॉफिट था, 5 साल का जो प्रॉफिट था, एक ये था, एक उसका प्रॉफिट था ये। ठीक है मेरे बेटा, तो उसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास टोटल प्रॉफिट, टोटल अमाउंट, अच्छा टोटल अमाउंट आपके पास टी, टोटल अमाउंट आपके पास बनती है 3,50,000। ठीक है, एक मिनट बस। अच्छा, टोटल अमाउंट कितनी बन रही, 3,50,000, और उसमें जमा करें ये वाला 50 750, फिर उसमें जमा करें ये 1,40,000। तो अब इन सब को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास जो टोटल अमाउंट बन जाएगी, कैलकुलेटर में ऐड करें। अच्छा, तो आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 5,40,750। 5,40,750। तो टोटल अमाउंट आपके पास ये बनेगी। ठीक है मेरे बेटा, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 था।